गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। कल हम लोगों ने देखा था कि अगर एक्सेसिव हीट में काम करते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में अगर काम करते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है। ये केवल हाई टेम्परेचर की तो बात है नहीं, जैसे हमने कल चर्चा करी भाई कि टेम्परेचर लो भी हो सकता है, जैसे किसी ठंडे इलाकों में, ठंडे देशों में आप काम करें वो भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या नुकसान है, क्या बचाव है, क्या कर सकते हैं, क्या करें कि ये नुकसान न हो, किसी व्यक्ति को अगर वो दिक्कत हो गई तो उससे क्या कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा करी। आज चर्चा करेंगे कि सर अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो, बहुत ज्यादा डाउन हो तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम करेंगे। क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में काम करने पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हाइपोथर्मिया। और ये एक ऐसा केस है, जैसा कि आप हीट स्ट्रोक के बारे में देख रहे थे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर व्यक्ति मारा गया है, वैसे ही कोल्ड स्ट्रेस, इसमें आपको ये दिक्कत होगी कि व्यक्ति मारा भी जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलिए सारा चलिए देखते हैं। तो कोल्ड स्ट्रेस क्या होता है, यहां पर हम चर्चा करेंगे कोल्ड स्ट्रेस के बारे में कि कोल्ड स्ट्रेस क्या होता है। तो कोल्ड स्ट्रेस का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में हम काम कर रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हमारी बॉडी के नसों में जमना स्टार्ट हुआ है। जैसे चोट लगने पर क्या होता है, व्यक्ति का हाथ वगैरह नीला हो जाता है, नीला पड़ जाता है, इसका मतलब क्या है, वहां पर ब्लड रुका हुआ है, वहां पर ब्लड जो है वो फंस चुका है, वो फ्लो नहीं कर रहा है। बाद में आप देखते हैं तो उसको सिरिंज वगैरह से निकालना ही पड़ता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो वही चीज कर रहा है दैट व्हेन यू आर कोल्ड, जब आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, आप बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, जैसे इंडियन आर्मी के जो जवान काम करते हैं सियाचिन वगैरह में, आपने उनका एक वीडियो देखा होगा, वो सब दिखाया सब कि अंडा है, अंडे को हथौड़े से फोड़ने सब नहीं फूट रहा है। जो ये जूस होता है, जूस का पैकेट फाड़ ईंट के जैसा है, वो कहीं अगर चला के मार दे किसी का खोपड़ा फट जाएगा। तो क्या वो इतना ठंडा इलाका, भाई -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है यार। इंडियन आर्मी इकलौती ऐसी फोर्स है जो वहां सरवाइव कर पाती है, बाकी चाइना वगैरह के तो हर 3 महीने में शिफ्ट होता है। तो वो चीज क्या करें, जब आप वहां पर काम करते हो, ब्लड वेसल्स इन योर स्किन, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जो हमारी नसें हैं, नर्व्स हैं, आर्म्स, लेग एंड कंस्ट्रिक्ट, ये क्या होती हैं, इनमें जमाव होना चालू होता है, डिक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू योर एक्सट्रीमिटीज। यानी कि इससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा, शरीर का जो खून है वो बॉडी के हर एक पार्ट में नहीं जा पाएगा। अरे भाई अगर बॉडी का ब्लड, मान लो कि यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो गई, यहाँ पर ब्लड अगर रुक गया या यहाँ पर जम गया ब्लड, तो आगे तो खून वैसे ही नहीं जा रहा है, तो दिक्कत हो सकती है, वो समस्या होगी। एंड दिस हेल्प यू क्रिटिकल ऑर्गन स्टे वार्म, यानी कि ये जो ब्लड का फ्लो होता है ना, जब हमारे ब्लड का फ्लो होता है तो बॉडी के ऑर्गन्स गर्म रहते हैं, गर्म का मतलब अपना फंक्शन प्रॉपर्ली कर पाते हैं। लेकिन अगर ब्लड रुक गया तो फंक्शन में भी दिक्कत होगी। तो ये कह रहा है बट यू रिस्क फ्रॉस्ट बाइट इन योर एक्सट्रीम्स, मतलब यानी कि अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां पर फ्रॉस्ट बाइट की भी दिक्कत हो सकती है। फ्रॉस्ट बाइट एक ऐसा केस है जब अगर किसी व्यक्ति को ये हो जाता है, तो अब ये ऐसा केस है, मान के चलिए कि वो ऑर्गन या वो बॉडी पार्ट खराब होने तक की नौबत हो जाती है। तो फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, इसे हम कैसे समझेंगे, इसके बारे में आपको हम चर्चा करवाते हैं। चलिए देखते हैं। ये फोटो दिख रही है आपको, ये फ्रॉस्ट बाइट है। ये जो दिख रहा है हिस्सा पूरा, ये क्या है, ये व्यक्ति इतने ठंडी जगह में थे कि जो हाथों पैरों की जो नर्व है वो खत्म है। मतलब उस व्यक्ति को अगर हम बात करें तो उसको अब बचाया नहीं जा सकता, उसके पैर की उंगलियों को उसको काट के निकालना ही पड़ेगा। ये ऐसा केस है। ये कब होगा, जब वो बहुत ठंडे इलाकों में आप काम करने के लिए चले जाओगे, तब ऐसा चीज हो सकता है। तो ये सर फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, तो इट मीन्स दैट योर फ्लैश फ्रीज। इसमें दिक्कत क्या, फ्लैश का मतलब होता है मांस, आदमी का मांस तक जम जाता है। भाई ब्लड को जमते हुए जैसे बर्फ के जैसे मांस अगर जम गया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। वही कह रहा है कि फ्लैश
फ्रीज, यानी व्यक्ति का जो मांस होता है वो जम जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड वेसल्स आर डैमेज एंड द रिड्यूस ब्लड फ्लो कैन लीड टू गैंग्रीन। कह रहा है सर कि ब्लड वेसल्स जाम हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, यानी कि जो खून की जो नसें हैं, जो धमनियां या सिरा आप कहते हो, क्या होगा, वो डैमेज हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, या ब्लड के फ्लो को घटा देंगी, यानी खून का जो फ्लो है वो बराबर नहीं होगा, खून बह नहीं पाएगा, जिसकी वजह से गैंग्रीन वगैरह की समस्या भी हो सकती है। फ्रॉस्ट बाइट स्किन लुक वैक्सी एंड फील नम, यानी कि वो ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर हमने कुछ लगाया हो, वैक्स वगैरह लगा हो, ऐसा फील होता है, और ऐसे धब्बेदार जैसा हमारा पैर वो दिखाई देगा, वो चीजें होती हैं। वंस टिश्यू बिकम हार्ड इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। एक बार अगर ऐसा हुआ कि भाई स्किन से या बॉडी का वो पार्ट जो है वो हार्ड हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कड़ा हो रहा है, तो अब ये मेडिकल इमरजेंसी। आप सोच के देखो यार कि उस व्यक्ति का पैर या हाथ काटना पड़ेगा, इमरजेंसी नहीं दिख रही है? तो अब ये चीजें इमरजेंसी में गिर जाएंगी। तो क्या बचाव लिया जाए भाई? ये जरूर थोड़ी किसी के साथ हो रहा है, जो काम कर रहा है उनके साथ हो सकता है कुछ केसेस में। तो क्या बचाव, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? तो पहला काम, दैट गेट मेडिकल एड, मतलब व्यक्ति को तुरंत मेडिकल वे में लेकर के जाइए उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मतलब व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करवाना है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उनको हॉस्पिटल या जहां पर भी शेल्टर आपने बनाया वहां पर ले जाओ। वार्म एरिया विथ बॉडी हीट, डू नॉट रब। बॉडी को गर्म करिए, लेकिन बॉडी को गर्म करने के लिए रगड़ने का काम मत कीजिए। आपने अक्सर देखा होगा जब व्यक्ति बेहोश होता है उसकी हाथ की हथेलियों को या पैर को रगड़ा जाता है ताकि बॉडी गर्म हो, लेकिन फ्रॉस्ट बाइट के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसे रबिंग करना स्टार्ट करो वो टूट भी निकल जाए, ये दिक्कत भी हो सकती है। डोंट थॉ हैंड्स एंड फीट अनलेस मेडिकल एड इज डिस्टेंट एंड देयर इज नो चांस ऑफ फ्रीजिंग। कह रहा है कि कभी भी हाथों और पैरों को मत रगड़िए, थपथपाइए मत, जब तक कि मेडिकल टीम वहां पर नहीं मिली है और अगर रीफ्रीजिंग का चांस नहीं है। मतलब ऐसा हो कि दोबारा जम सकता है भाई। एक बार सही टेम्परेचर इतना लो होता है, जैसे सियाचिन वगैरह का हिसाब क्या है कि पानी गर्म किए सब हाथ वगैरह पे, जैसे केस है तो हाथ वगैरह गर्म करने के लिए उसमें पानी डालना, पानी गर्म करके उसमें हाथ डालेंगे, पानी गर्म किए हैं लेकिन वो 30 से 35 सेकंड का टाइम हो, पानी फिर ठंडा हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो 30-35 सेकंड का हाथ है उसमें हाथ डाल के हाथ पर गर्म कर रहे हैं, उसके बाद फिर वही से ठंडा। ये फ्रॉस्ट बाइट की केसेस इंडियन सोल्जर्स के साथ जो वहां पर मौजूद है सियाचिन में, उनके साथ अक्सर होता है, क्योंकि इतना भाई माइनस का टेम्परेचर है यार। यहाँ अभी 0 आज तक नहीं पहुंचा होगा आपके यहाँ, क्योंकि मैं आज तक 0 नहीं पहुंचा है, लेकिन इतनी ठंड लगती है। अब 2-4 दिन के बाद देखिए ना ठंड का असर क्या, अभी कुछ नहीं है, लेकिन 2-4 दिन के बाद ठंड पड़ने वाली बहुत काली ठंड लगेगी, तो वो दिक्कत हो सकती है। तो अगर फ्री फ्रीजिंग का चांस नहीं है, मतलब अगर बॉडी दोबारा जमने का खतरा न हो, तो रगड़ने का प्रयास मत करिएगा। लग सकता है कि भाई जम सकता है, तो जैसे बॉडी नॉर्मल हुआ तब आप उसको रगड़ो, लेकिन एक सही होने के बाद। बॉडी पार्ट्स आर बेटर थॉट एट द हॉस्पिटल, क्योंकि बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको कायदे सही ढंग से हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा सकता है। जिस जगह पर फ्रॉस्ट बाइट हुआ है उसका सही ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में किया जा सकता है। तो आप खुद से करने का प्रयास तो भाई न करें। उसके बाद होता है हाइपोथर्मिया। दिस मीन्स योर कोर टेम्परेचर ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर, जो 37 डिग्री सेल्सियस का जो अंदर का तापमान है, अब वो ज्यादा कम हो गया है, अब ज्यादा रिस्क है। मॉडरेट सिम्टम्स, क्या लक्षण होते हैं इसके? अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथर्मिया अगर हो रहा है या हो की शिकायत है, तो क्या लक्षण दिखेंगे? तो शिवरिंग, कपकपाहट होना, जैसे होता है ना ठंड में जब अपना आग निकलते तो ये ऐसे बॉडी करती है, तो बहुत ज्यादा कपकपी व्यक्ति के अंदर होगी। पहली दिक्कत ब्लू लिप एंड फिंगर्स, यानी कि हाथों में, हाथ की उंगलियों में और ओठों पे नीलापन पड़ना चालू हो जाता है। आप लोग देखते हैं ठंड के समय में ओठ वगैरह फटता है बहुत ज्यादा, ठंड की वजह से हो रहा है, वो सिकुड़ रही बॉडी, तो अब ये नीला पड़ जाएगा। नीला पड़ने का सेंस क्या, जो ब्लड है वो उसमें जम गया है, अब
वो दिक्कत होगी। हाथों का कलर नीला पड़ना चालू हो जाएगा क्योंकि ब्लड जम रहे हैं। स्लो ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, व्यक्ति का हार्ट रेट घटेगा और सांस बहुत धीमे आएगी। बीपी जब होता है तो व्यक्ति को बहुत तेज सांस आती है। ब्लड का फ्लो ही नहीं हो रहा है तो सांस कहां से लीजिएगा। ब्लड का फंक्शन क्या होता है, हमारे हार्ट तक और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन आई नहीं तो आप सांस लीजिएगा कहां से, दिक्कत होगी। उसके अलावा डिसओरिएंटेशन एंड कंफ्यूजन, व्यक्ति का दिमाग कंफ्यूज होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। यानी व्यक्ति का जो ब्रेन है अब वो भी धीरे धीरे काम करना बंद करेगा, ब्रेन की फंक्शनिंग में भी दिक्कत हो जाएगी। पुअर कोऑर्डिनेशन, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ठंड के समय में मान लो आप बाइक चला के आए उतना दूर से, बाइक से ही आए होंगे, अब हम आपसे कहें कि 10 पन्ने का लेटर लिखिए, लिख लीजिएगा? अरे 1 पन्ने का लिखिए, सिग्नेचर तक से ढंग से नहीं हो पाएगा। सही है, क्योंकि आपको इतनी ठंड लग रही कि आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर तो फ्रॉस्ट वाइट और हाइपोथर्मिया हुआ है, तो यानी कि सही व्यक्ति सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ये स्टार्टिंग लक्षण है कि भाई इससे दिख रहा है कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। अब ये और सीरियस होगा, अब और सीरियस होगा तो क्या होगा, कह रहा सर अनकॉन्शियसनेस, यानी व्यक्ति बेहोश होना शुरू होगा। हार्ट स्लो डाउन, जो दिल है वो धीरे काम करेगा टू द पॉइंट वेयर पल्स इज इरेगुलर और हार्ड टू फाइंड, यानी कि अब हार्ट इतना स्लो काम करेगा कि आपको पल्स तक नहीं मिलेगी। यानी कि हार्ट रेट अब लगभग डाउन है, या तो आपको हार्ट रेट मिलेगा नहीं, या अगर मिल भी रहा है तो बहुत कम। ऐसे एक हार्ट रेट कितना, 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है व्यक्ति का, 72 बार। हो सकता है कि वो 10 बार, 12 बार, 15 बार, 18 बार आ जाए, चाहे मिले ही ना। तो अगर हार्ट यानी दिल अगर पंप नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आदमी बचा है, वो गया, वो दिक्कत होगी। फिर कह रहे नो शिवरिंग, कोई कपकपी नहीं है भाई, जब बॉडी में कुछ बचा ही नहीं तो कांपे कहां से। नो कपकपी नहीं होगी। नो डिटेक्टेबल ब्रीदिंग, या नो डिटेक्टेबल ब्रीदिंग मतलब सांस भी उसकी नहीं मिलेगी। भाई ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, सांस ले नहीं पा रहा है, तो सांस भी मिलने वाली नहीं है। उसके अलावा रिजेंबल डेथ, ऐसा फील होगा कि मर चुका है। अज्यूम कैजुअलिटी इज अलाइव, लेकिन एक्चुअल में वो मरा नहीं होता है। यानी आपको फील होगा कि ये तो गया, बट रियलिटी क्या है, वो मरे नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, बढ़िया एग्जांपल्स। जो ठंडे इलाके होते हैं ना, उसमें रहने वाले जो जीव, खास करके मगरमच्छ वगैरह, ये हाइपोथर्मिया में खुद चले जाते हैं। अगर हाइपोथर्मिया का डर है, वो हाइपोथर्मिया में खुद चले जाते हैं। तो करते क्या है, लेक वगैरह जम जाती है, उसके अंदर ऊपर है जिंदा है, इवन बर्फ के बीच में दबे पर भी जिंदा है। वो करते क्या है, सबकी मुंह और नाक का कुछ हिस्सा ऊपर निकाल लेंगे इतना, और पूरी बॉडी लेक में जमी हुई है। वो मरा थोड़ी है, वो टेम्पररी कहें कि बेहोश हुआ है बॉडी उसकी। भाई खाना, जब मैंने क्या बोला, हार्ट और ब्रेन जितना आप एनर्जी बनाइएगा उसका 90% यही दोनों खा रहे हैं। अगर इसी का रेट कम कर दें तो कम एनर्जी में ही बॉडी आराम से फंक्शन कर लेगी। वही काम होता है, अपना खाना पीना खा के वो पड़े हैं आराम से, बॉडी हल्की स्लो फंक्शनिंग हो रही है, एनर्जी उनको उतनी ज्यादा या नहीं, अपना आराम से गए, मौसम जैसे सही हुआ वापस अपने फंक्शन में आ गए। तो मरते नहीं है, वो दिखता भले कि भाई कि मर चुके हैं, लेकिन वो मरे नहीं होते हैं। तो वैसे ही बॉडी के साथ ये चीज में रहेगी। क्लियर? अब देखते हैं आगे। तो भाई जानवरों का तो हिसाब ये है कि उनको नेचर से वो गिफ्ट मिला है कि वो ऐसा केस कर सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं। भाई कि उनके लिए आप तो रूम बना के देते नहीं हो, ना उनका कपड़ा देते हो उनके लिए, इवन भेड़ है तो उसके ऊपर से भी निकाल ही लेते हो। तो अब सेंस क्या है कि क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इंसानों के लिए हमें देखना है, जानवरों को भाई मालूम होता अपना नेचुरल लेके अपना चल रहा है, क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो कह रहा है सर हाइपोथर्मिया कैन किल, हाइपोथर्मिया से व्यक्ति की जान जा सकती है। वो मरा नहीं है लेकिन मर सकता है, वो मरा भले लेकिन धीरे धीरे वो मर रहा है, तो व्यक्ति मारा भी जा सकता है। तो उसके लिए गेट मेडिकल एड इमीडिएटली, यानी उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। उसके अलावा केयरफुली रिमूव कैजुअलिटी टू शेल्टर, सडन मूवमेंट कैन अपसेट
हर्ट रिदम। कह रहा है कि आराम से जो व्यक्ति जो घायल है, चाहे जिसको फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, आराम से शेल्टर में लेके आइए जाएगा। शेल्टर से निकाल रहे हैं, अंदर ला रहे हैं, बहुत आराम से। ज्यादा मूवमेंट करेंगे, हार्ट बीट अचानक से बढ़ेगी तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। कीप कैजुअलिटी अवेक, यानी उसे जगा करके रखने का प्रयास करिए। अगर वो जगा है तो वो सांस लेगा, बॉडी फंक्शन करेगी, रिस्पॉन्स करती रहेगी, कुछ टाइम आपको मिल जाएगा। उसके अलावा रिमूव वेट क्लॉथिंग, गीले कपड़े अगर उसकी बॉडी पर है तो उसको हटाइए। अनरैप कैजुअलिटी इन वार्म कवर, और उसे गर्म चीजों से ढकिए ताकि बॉडी को गर्माहट मिल सके। अप्लाई डायरेक्ट बॉडी हीट, डायरेक्ट बॉडी को हीट करिए, मतलब ब्लोअर अगर चला करके डायरेक्ट बॉडी के पास रखो ताकि बॉडी पर, ऐसा नहीं कि कंबल के अंदर है तो कंबल को गर्म करे फिर बॉडी को, नहीं, डायरेक्ट हीट। या तो आग के पास उसको बैठाइए या ब्लोअर वगैरह चालू करके उसकी बॉडी पर उसका फैन ऑन कर दीजिए। उसके अलावा रिवॉर्म नेक, गर्दन को बार बार गर्म करिए, चेस्ट को करिए, एब्डोमेन पेट का हिस्सा करिए, ग्रोनिन बट नॉट एक्सट्रीमिस, मतलब कि कहीं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को वो करने का प्रयास मत करिए, बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे उसको आप गर्म करिए। ये चीज आपको करने की जरूरत है। इफ कंफ्यूज सॉरी इफ कॉन्शियस गिव वार्म स्वीट ड्रिंक, अगर वो उठ चुका है, बेहोशी की हालत में नहीं है, उसे गर्मी दी, यानी आग वगैरह के पास बिठाइए, और स्वीट ड्रिंक मतलब ठंडी जो नॉर्मल चीजें हैं उनको आप पीने को दे सकते हो, कॉफी दे सकते हो, टी वगैरह उनको पीने के लिए आप दे सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। अब एक चीज और आई, जिसे हम लोग बोलते हैं कि गर्मी का जहां पर इलाका वहां पर लू चलती है, सही है, ठंडी इलाकों में तो कुछ चलता होगा। जैसे आप बोलते हैं कि जब जाते हैं कोल्ड ड्रिंक में बोलते हैं भैया चिल्ड कोल्ड ड्रिंक देना हमको, एकदम एकदम चिल्ड, एकदम ठंडा हो। चिल्ड का मतलब क्या, ठंडा है। तो जैसे अपने यहाँ लू चलती है वैसे ही ठंडे इलाकों में चलती है विंड चिल। ये हवा बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ये वो हवा है जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है। तो कह रहा है सर द विंड एक्सेलरेट हीट लॉस, उस हवा की वजह से भी हीट में कमी आ सकती है। जैसे ताप की वजह से, लू की वजह से बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ सकता है तो विंड चिल की वजह से बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन द एयर टेम्परेचर इज -30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -30 डिग्री सेल्सियस की अगर हवा है तो विंड चिल में भी गिनी जाएगी, विंड चिल वो होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, विथ नो विंड, यानी अगर नॉर्मल टेम्परेचर है जहां पर आप काम करें, अगर कोई हवा नहीं है, फिर भी देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ स्किन फ्रीजिंग, हो सकता है कि आदमी का जो स्किन है वो जम जाए, स्किन उसकी फ्रीज हो जाए। विथ 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति आवर की हो, यानी -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अगर ऐसे माहौल में अगर कोई हवा नहीं है तभी चांस है कि जो चमड़ी है वो जमना धीरे धीरे चालू हो जाए। अगर 16 किलोमीटर पर आवर की हवा है, अ फ्लैग विल बी फुल्ली एक्सटेंडेड, यानी अगर एक झंडा लहरा रहा है ना, फुल लहरते में ही जम जाएगा। मतलब अगर इसे झंडा आप करके थोड़ी देर छोड़ दिए तो उसी पे जम जाएगा, उसको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खड़ा है, उससे लेके आप चाहो तो पंखी कर सकते हो, उस हिसाब से खड़ा हो जाएगा। योर स्किन कैन फ्रीज इन अबाउट अ मिनट, ये वो केस है जहां पर व्यक्ति की स्किन जो है वो मिनट्स में भी जम सकती है, मतलब कुछ मिनटों में ये जम सकता है। विथ 32 किलोमीटर पर आवर, अगर 32 किलोमीटर पर आवर की हवा है, देन कैपेबल ऑफ ब्लोइंग स्नो, अब यहां पर हवा के साथ साथ बर्फ भी उड़ेगी। योर स्किन कैन फ्रीज इन 30 सेकंड, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो 30 सेकंड में हमारी बॉडी जम सकती है, यानी 30 सेकंड में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो इतना डाउन हो जाएगा कि स्किन जमना चालू हो जाएगी और दिक्कत होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सर कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर कोल्ड स्ट्रेस है या हाइपोथर्मिया का तो ट्रीटमेंट हम देखा, कोल्ड स्ट्रेस को कैसे हम कंट्रोल करें, विंड चिल लगा है तो कैसे हम बचाव ले सकते हैं। तो कह रहा है टू कैप्चर एयर एज एन इंसुलेटर, वेयर सेवरल लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग रेदर देन वन थिक लेयर। तो कह रहा है कि हवा को रोकिए अपने अंदर, इंसुलेटर को देखिए, आपको ठंड कब लगेगी, आपके कपड़े के अंदर अभी हवा गर्म है, एक गर्म हवा आपके अंदर है, ठंडा आपको कब लगेगी, जब ये गर्म हवा बाहर जाएगी और ठंडी हवा अंदर आएगी।
तो अब यही चीज कर रहा है, कैप्चर एयर एज इंसुलेटर, हवा को अपनी बॉडी के पास रखिए इंसुलेटर के फॉर्म, मतलब आपको गर्म करे ना कि आपको ठंडा करे। उसके लिए क्या करना होगा, जितने कपड़े की लेयर होगी उतने लेयर में हवा ट्रैप होगी। अगर आपने एक कपड़ा पहना तो उसकी लेयर भी एक, यानी अगर गलती से खोला तो पूरी हवा बाहर, फिर ठंडा लगना चालू हो जाएगा। तो वही कह रहा है सर, दैट वेयर सेवरल लेयर ऑफ क्लॉथिंग रेदर देन वन थिक लेयर, यानी एक मोटा कपड़ा पहनने से बढ़िया है कि आप कई सारे पतले पतले कपड़े पहनो। एक मोटा कपड़ा पहनने से बढ़िया कि कई सारे पतली पतली कपड़ों को आप पहनो, ताकि हवा को वो ट्रैप करके रख पाए। अब होगा क्या, मोटा लेयर है, गलती से कहीं से खुला तो हवा पूरी घुस जाएगी। पतली लेयर है तो घुसने में समय लगेगा, वो कई लेयर में है, ना आसानी से हवा घुस सकती है ना आसानी से बाहर आने वाली है। तो वो चीज फिर कह रहा, वियर सिंथेटिक फैब्रिक नेक्स्ट टू द स्किन टू विक अवे स्वेट, यानी कि सिंथेटिक कपड़े पहनिए ताकि पसीना ना हो। ऐसे कपड़े पहनो जो पसीने को बचा रहे हैं, पसीना ना होने पाए, क्योंकि और पसीना होगा तो बॉडी के अंदर जो गर्मी हो कम होगी, धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी बॉडी के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। इफ कंडीशंस रिक्वायर्ड, अगर कोई कंडीशन लगाया गया, जैसे मान लो कि अब मान लो आप नॉर्मल केसेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब चले गए आप पूल वगैरह पे, जैसे आप देखते हैं कि लेक जमी होती है, जब बर्फ जम जाती है, आपने देखा होगा ये ग्लाइडिंग करते हैं लोग जाकर के, वो लेकर के स्टिक के साथ होता है ना ग्लाइडिंग, वो बहुत बार होता है कि वो कर रहे हैं, या स्नो स्केटिंग होता है, जूते पहन के उस पे जो लेक होती है उस पे लोग चलते हैं। होता क्या कि बहुत बार वो जो लेयर होती है बर्फ की बहुत पतली होती है, वो टूटता है और आदमी उसके अंदर गिर जाएगा। कुछ केसेस में मारे भी जाते हैं कि मान लो अगर मरा नहीं तो गिरा तो बॉडी पूरी गीली हो जाएगी, तो टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा डाउन होगा। तो उस केस में वियर अ वाटर प्रूफ और विंड रेजिस्टेंस आउटर लेयर, तो आपकी बॉडी का जो सबसे ऊपर का कपड़ा है वो या तो वाटर प्रूफ हो या विंड रेजिस्टेंस होना चाहिए। जिसे आप देखते हैं कि जो हिमालय पर चढ़ने के लिए लोग जाते हैं, हिमालय का सॉरी एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जाता है ना, ये माउंटेनियर्स उनको बोलते हैं भाई, आपके कौन कौन गया था आपके यहाँ से? अब तक तो बहुत लोग जा चुके हैं। बाहर से चढ़ने वाला पहला कौन था? क्या है यार, थोड़ा जनरल नॉलेज सही करिए लोग, कमेंट में आंसर डालिए इसका। चलिए, हमको पता है बट हम बताएंगे नहीं, वीडियो खत्म होगी तब बताएंगे। चलिए, तो वह कह रहा है कि भाई कि बाहर का जो कपड़ा हो आपका वाटर रेजिस्टेंस हो या विंड रेजिस्टेंस, मतलब हवा से उसके ऊपर असर, मतलब हवा अगर लगे तो अंदर न जा रही हो, इसका आपको ध्यान देना होगा। फिर कह रहा है इफ योर क्लॉथिंग गेट्स वेट एट 2 डिग्री सेल्सियस और लेस, अगर आपके कपड़े गीले हो गए 2 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर, चेंज इनटू ड्राई क्लॉथ्स इमीडिएटली, तो तुरंत अपने कपड़े को चेंज करिए। पानी कितने में जमता है? जब उसका टेम्परेचर 0 से नीचे जाना चालू होगा तो वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट करेगा। तो ये कह रहा है कि अगर अब क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर गीला कपड़ा पहने हो तो उसको तुरंत निकालो एंड गेट चेक फॉर हाइपोथर्मिया, और तुरंत हाइपोथर्मिया के लिए जांचिए, कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी में जो सिम्टम्स बताए गए हाइपोथर्मिया के वो दिख रहे हो। अगर दिख रहा है तो तुरंत ट्रीटमेंट लीजिए। वियर वार्म ग्लव्स, यानी कि गर्म दस्तानों का इस्तेमाल। आप देखते हैं जो जैसे आप देखोगे तो ग्लव्स भी कई तरीके के आते हैं, एक नॉर्मल कपड़े का होता है काफी मोटा होता है, वो यहां तक पूरा आपके आएगा, तो उनका इस्तेमाल आपको करना होगा। वियर हैंड एंड हुड्स, सॉरी वियर हेड एंड हुड, हेड का और हुड का इस्तेमाल करिए। जो आपका आता है हुड है, हेड टोपी वगैरह पहनिए और हुड भी ऊपर से लगा के रखिए। यू मे नीड अ बालवाक्लावा, बकलावा में भी हो, ठीक है, इसका मतलब होता है टी वगैरह होता है, टी वगैरह आपको लेना चाहिए, बट ये थोड़ा सा सेंस कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए, फिर कह रहा है टाइट फिटिंग फुटवेयर रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट जूते पहन रहे हो, जैसे बूट वगैरह होता है बहुत टाइट होते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपके ब्लड फ्लो को रोकेंगे। देन यू शुड बी एबल टू वियर आइदर वन थिक और
टू थिन पेयर ऑफ सॉक। तो जब जूता पहनना हो तो खाली जूता मत पहनिए, या तो एक मोटा मोजा पहनो या दो पतले पतले मोजे पहनने के बाद आप जूता पहनो, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो रोकने ना पाए वो। अगर इफ यू गेट हॉट वाइल वर्किंग, अगर आप काम करते करते आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, ओपन योर जैकेट बट कीप योर हैट एंड ग्लव्स ऑन। अगर जैसे काम कर रहे भाई, आप देखते हैं कि ठंडी कितना हो ठंडी हो, जैसे गांव घरों में जो लोग काम करते हैं डेली सुबह का उठ के गाय भैंस का चारा पानी खेत वगैरह करना, वो देखते हैं कि भाई वो नॉर्मल कपड़े में चला गया बंदा, इतना फिजिकली काम कर रहा है कि बॉडी गर्म हो रही है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जैकेट को खोलो, लेकिन टोपी और हाथों में ग्लव्स वगैरह जो है वो होने चाहिए। जैकेट आप खोल लो, थोड़ी देर में नॉर्मल होगा पहन लेना, लेकिन हाथों में, जूतों में, हाथों में, पैरों में और सर पे ये चीजें होनी ही चाहिए। उसके बाद टेक वार्म, गर्मी लीजिए, हाई कैलोरी ड्रिंक्स एंड फूड, यानी कि आग सेकिए, हाई कैलोरी के ड्रिंक्स वगैरह पीजिए, हॉट ड्रिंक्स वगैरह पीजिए, खाना भी जो थोड़ा सा गर्म खाने का प्रयास कीजिए। तो ये कुछ काम है जिनको अगर आप करते हैं तो ये आपका बचाव रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या उसके खतरे हैं, क्या बचाव लिया जा सकता है, हीट स्ट्रेस क्या है, हाइपोथर्मिया क्या है, क्या बचाव ले सकते हैं, कैसे कुछ हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं कि जिनका अगर आप ध्यान देते हो या अगर आप ध्यान रखते हो तो जो भी खतरे हो सकते हैं, जो भी खतरे होंगे आपके वर्क प्लेस पर, लोगों को, साथ काम कर रहे लोगों को, उन्हें आप कैसे बचा सकते हैं। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखें तो हाइपोथर्मिया जैसे हाई रिस्क की सिचुएशन में भी लोगों को बचाया जा सकता है, उन्हें हम सेफ रख सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।